बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं एक ओपन एंड शट केस जिसको समझा जा रहा था कि इलेक्शंस का मामला है। इन इलेक्शंस का इनकाद सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए। इसके ऊपर 100 मोटो नोटिस लिया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। उसके हवाले से मैं एक वीडियो जो है वो सदीक जान के साथ कर चुका हूँ, अदील सरफराज साहब के साथ भी कर चुका हूँ। ये मेरे हाथ में 3 सफ़ात मौजूद हैं। ये सफ़ा जो है ये वो नोट है जो जस्टिस मंदोखेल की तरफ से दिया गया चीफ जस्टिस को, जिसमें उन्होंने एतराज़ उठाया। 2 मुअज़्ज़ज़ अरकान उस बेंच का जो हिस्सा हैं उनके ऊपर एतराज़ उठाया कि उन्हें इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फिर ये जो 2 सफ़ात हैं ये वो एतराज़ है जो 3 सियासी जमातों मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF उनकी जानिब से उठाया गया। और ये बेसिकली रिप्रोडक्शन है, यानी ये जो नोट था इसी नोट का आपको अक्स या अल्फाज तकरीबन लुब्बे लुबाब आपको नज़र आता है उस एतराज़ में जो इन 3 सियासी जमातों की जानिब से उठाया गया। मामला यह है कि इलेक्शन का इनकाद होगा या नहीं होगा। ये जो जादूगर वकील हैं, इस जादूगर वकील के हवाले से बात कर लेंगे। पहले आगाज़ में जो है वो अदील सरफराज से थोड़ा सा प्रोसीडिंग्स जो है वो पूछ लेते हैं, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस वक्त समात ख़त्म की जुमे के रोज़, तो उनके इख्तितामी अल्फाज ये थे कि अमूमन ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइल आते हैं अपनी अर्ज़ी लेकर, कानूनी मामलात लेकर, आइनी मामलात भी आ जाते हैं, लेकिन आज आइन हमारी दहलीज़ पर आया है। और हमने शायद उनके कहने का मकसद ये था कि हमने आइन को इंसाफ देना है, इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। आइन आया है कि हमारे ऊपर अमल दरामद करें। जेंटलमैन, द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे 11 AM। इस तरीके से उन्होंने समात का इख्तिताम किया। तो आइन को इंसाफ मिलेगा या नहीं, 90 रोज़ में जो है इंतखाबात ये होगा नहीं होगा, इसके हवाले से अदील सरफराज से बात करेंगे, क्योंकि मामला लटकता हुआ नज़र आ रहा है। अदील सरफराज, क्विकली बताएं समात क्या हुई, फिर ज़रा कुछ इंतहाई अहम मामलात हैं, ख़ास तौर पर ये जो नुक्ता नंबर 4 है उस नोट का जो एतराज़ किया गया जस्टिस मंदोखेल की जानिब से, वो मैं ज़रूर पढ़ के सुनाऊँगा। उसमें कोट एंड कोट क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपकी तस्दीक कर दूँ, मामला लटक नहीं रहा, मामला लटक गया है। सही। अब जो आपने जादूगर वकील का तस्करा किया, वहाँ से शुरू करते हैं। समात का आगाज़ हुआ है। फ़ारूक एश नाइक साहब सीनियर कौंसल। अच्छा, ये जादूगर वकील मैं आपको टॉन्ट करने के लिए नहीं कह रहा। मैं आगाज़ में ये बता दूं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले कुछ दोस्त अहबाब हैं, उनमें एक अदील वड़ाइच साहब हैं, आप भी जानते हैं। अदील वड़ाइच साहब जो है ना, वो कुछ वकला के बारे में कहते हैं ये जादूगर वकील हैं, ये मजिशियंस हैं, ये सिर्फ लॉ एक्सपर्ट्स नहीं हैं। उसमें फ़रूग नसीम की भी बात करते हैं, वो फ़ारूक एच नाइक की भी बात करते हैं, और भी बहुत से वकला हैं। वो कहते हैं कि अदील वड़ाइच कहते हैं कि 11 साल मुकदमा चलता है। मतलब वो मुकदमा जिसका फ़ैसला शायद 5-6 समात में हो जाना चाहिए, वो किस तरीके से लटकाना है, रबड़ की तरह कैसे खींचना है, पेशी पर किस तरीके से नहीं पहुंचना। मिसालें देते हैं, 11 साल आसिफ अली जरदारी जो हैं वो जेल में रहते हैं और उनकी कन्विक्शन कोई नहीं होती, पेशी पे पेशी लगती जाती है, आखिर में रियासत भी भूल जाती है कि मुकदमा था क्या। वो ख़त लिखने का मामला, वो स्विस बैंकों से पैसे मंगवाने का मामला, वो केसेस लटके रहते हैं। किसको सज़ा होती है पाकिस्तान में? जितने भी लोग हैं, मियाँ साहब को ही हुई, उसके अलावा तो बाकी सारे जो हैं केसेस होते हैं और सज़ाएं। तो मैं बेसिकली तवालत की बात कर रहा हूँ, तो वो पेश हुए और फिर बताएं नहीं, लेकिन ये उनका क्रेडिट है। खैर, फ़ारूक एश नाइक साहब पेश हुए और उनसे पहले हमारी जो मुलाकात हुई थी कमरा अदालत में, आज भी बेंच जो है वो तकरीबन 35 मिनट की ताख़ीर से आया। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 1 घंटे की ताख़ीर हुई थी और आज भी 35 मिनट की ताख़ीर से ये बेंच आया। और मंसूर अवान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, वो पेश हुए, और उसके अलावा JUI की तरफ से कामरान मुर्तज़ा और पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़ारूक एश नाइक। मंसूर अवान ने समात से कबल ही मुझे बता दिया था कि हम एतराज़ उठाने जा रहे हैं 2 फाजिल जजेस पर, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर। उसके बाद जब समात का आगाज़ हुआ तो फ़ारूक एश नाइक बीइंग सीनियर कौंसल, जो बाकी इनके जूनियर हैं फील्ड में, तो उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारा जो मुश्तरका बयान है PDM का वो आप पढ़ दें। उन्होंने चीफ़ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम 2 मोज़ेज़ जो जजेज़ हैं, फाजिल जजेज़ हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम उनके ऊपर एतराज़ उठाएँ। और हमारा एतराज़ जो है ये है कि वो क्योंकि अपनी राय दे चुके हैं, उनको इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए, उनको ख़ुद रिक्यूज़ कर जाना चाहिए। उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आज की जो समात है इसका मकसद केस की पैरवी से ज़्यादा ये था कि जो अटेंडेंस है, एक तो हम ये इस बात को यकीनी बनाएं कि जो नोटिस हुए हैं वो तमाम लोगों तक पहुंच चुके हैं, ग्राउंड
सेट किया जाए और उसके बाद मंडे से बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये बात की थी कि आज की समाअत काफ़ी मुख्तसर होगी। आज चीफ जस्टिस नहीं उसमें जब अपने दलाइल या अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहे थे तो फारूक एच नाइक ने गालिबन दो बातें और कही थी। नहीं, कहा था कि नोट में पढ़ना चाहता नहीं, वो उसके बाद दूसरा हिस्सा सही है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने इन सब की अटेंडेंस ली, सही, ठीक है, जो वकला पेश हुए, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और मुख्तलिफ, इवन प्रेसिडेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो इन पर्सन आए हुए थे, उनको नोटिस था। और उसके अलावा जो गवर्नर्स हैं उनके वकला भी पेश हुए। उसके बाद फारूक एच नाइक दोबारा आए और उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का वो नोट पढ़ना चाहता हूँ जो कल उन्होंने कमरा अदालत में पढ़ा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो नोट आपके पास कैसे आ गया? मुस्कुरा कर उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास है। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हमने ऑर्डर जारी नहीं किया, उस ऑर्डर में हमने रिप्रोड्यूस करना था उस नोट को, तो वो नोट तो अभी तक मेरे पास भी नहीं आया। खैर, आप जो चीज़ चीफ जस्टिस के पास नहीं आई वो पहले कुछ रिपोर्टर्स तो उन्होंने कहा कि फारूक एच नाइक ने कहा कि गालिबन ये उनका अपना नोट ना हो, ये हमारे, क्योंकि यहाँ पर जो जूनियर वकला हैं, आपने जज साहब ने जो नोट यहाँ पर पढ़ा उन्होंने उसको रिप्रोड्यूस किया पेपर के ऊपर, मुझे दे दिया और हम उसको अब एज इट इज़ आपके सामने कर रहे हैं। बहरहाल ये बात भी दुरुस्त है कि उससे कबल हमारे पास, हम जो अदना से रिपोर्टर से, हमारे पास भी वो लेटर आ चुका था, जो नोट था उनका, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी हमारे पास भी थी उनके नोट पैड के साथ। खैर, वो जब बात आगे बढ़ी उन्होंने नोट पढ़ा और उसमें एक अहम बात यह है जो कल भी आपने एक वीडियो में अपनी में बात की थी, मरीम नवाज़ ने तकरीर की और उस तकरीर के अंदर उन्होंने ना सिर्फ दो फाजिल जजेस के नाम लिए बल्कि उनकी तस्वीर भी लगाई और उसके बाद पनामा का जिक्र और क्या कुछ नहीं हुआ, करार दिया गया, सब कुछ कहा गया, ईमानदार जज और पता नहीं क्या कुछ उनको कहा जाता रहा। और आज ऑडियो लीक्स का जिक्र होता रहा, लेकिन यहाँ पर ना ऑडियो लीक्स का जिक्र हुआ है ना एतराज में। ये जो एतराज जी हाँ जमा कराया, ये बेसिकली एतराज, जैसा कि आपने पहले कहा, ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जिस बेस के ऊपर, अच्छा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इन दो जजेस पर एतराज नहीं उठाया डायरेक्टली, उन्होंने बुनियादी तौर पर इन दो जजेस की जानिब से भेजे गए उस नोट को जो है वो काबिल एतराज़ करार दिया है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस लिया है। सही। और उसके बाद इन्होंने उस नोट को जवाज़ बनाते हुए अब उन दो मोअज़्ज़िज़ जजेस पर एतराज़ उठा दिया है कि वो रिक्यूज कर जाए, हाँ वो बेंच का हिस्सा ना बने, अलहदा हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आज की समाअत में लगी है वो ये है कि बेंच में जो चीफ जस्टिस की बाईं साइड पे बैठे चार जजेस हैं, उनमें से एक जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला, बड़े धीमे लहजे के आदमी हैं वो। उन्होंने आज एक मशवरा दिया फारूक एच नाइक को, मशवरा नहीं, एक सवाल था, एक सजेशन था इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि क्या ये अप्रोप्रिएट नहीं होता कि जो ये मामला है फुल कोर्ट के सामने हम इसको रखें और फुल कोर्ट सुने, ये आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो अज खुद नोटिस लिया जाता है और उसके बाद इतना ये मामला संगीन नोयत का है। और उस पर जो फारूक एच नाइक है उन्होंने मुतालबा कर दिया चीफ जस्टिस से कि मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फुल कोर्ट बना दें। उसके बाद फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आए, तो ये आप लोग पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते, पार्लियामेंट में ये मसाइल हल मुझे एक बात बताएं, जब फुल कोर्ट बैठेगा तो फुल कोर्ट में क्या ये दो जजेस हिस्सा नहीं होंगे? देखें, क्या आपका एतराज़, अगर यानी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर फारूक एच नाइक पहले ये दलील दे रहे हैं कि इन दो जजेस का ओपिनियन पहले से मालूम है, वैसे तो ओपिनियन में आपको बताऊंगा कि ओपिनियन भी क्या है और राय में और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में फ़र्क क्या होता है, लेकिन वही फारूक एच नाइक फुल कोर्ट के ऊपर जो है वो राज़ी हैं, क्या उसमें ये दो जजेस नहीं होंगे? अच्छा, फुल कोर्ट में जब एतराज़ उठाया जाता है तो वो ऑब्वियसली दो जजेस नहीं होते, जो एक तरीकाकार है, लेकिन वो फुल कोर्ट होता है जो, अब इसकी एक मिसाल जस्टिस काजी फाइज ईसा हाल ही में जो हुआ है, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के अंदर जब उन्होंने एतराज़ उठा दिया था, दो फाजिल जज, उनमें से भी एक जस्टिस इजाजुल एहसन थे और दूसरे सरदार तारिक मसूद थे, ठीक है। उन्होंने जब उन दोनों पर एतराज़ उठा दिया, उन दोनों जजेस ने रिक्यूज़ कर दिया उनका मुकदमा सुनने से, तो उसके बाद जो अवेलेबल जजेस थे ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम, उनकी तादाद थी 10, ठीक है। उन 10 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। बेसिकली फुल कोर्ट वो होता है जो दस्तयाब जजेस होते हैं उन पर मुश्तमिल, और दस्तयाब जजेस में वो लोग नहीं होते जो रिक्यूज़ कर जाते हैं। अब अगर लेट्स सपोज ये दोनों फाजिल जजेस रिक्यूज़ कर जाते हैं तो फुल कोर्ट में ये शामिल नहीं होंगे जो इस पर्टिकुलर केस को सुनेगा। दुरुस्त, ठीक है। अच्छा, तो ये मंडे को अब तो ये तय हो गया कि ये हिस्सा है या नहीं है? अभी तक ये तय नहीं हुआ। बहरहाल कुछ बातें सामने आ रही हैं, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी की जानिब से कुछ बातें आ रही हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता रात भी चीफ जस्टिस को गालिबन ये कन्वे किया था कि वो कंफर्टेबल नहीं है इस बेंच में बैठने पर,
और उनको शायद चीफ जस्टिस ये जोर दे रहे हैं कि आप बैठें, क्योंकि नोट उनका है जिस पर नोटिस लिया गया है। और ये एक रिवायत है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि जो जज नोट भेजते हैं उनको बेंच में शामिल ज़रूर किया जाता है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरने का जो नोट भेजा था साकिब निसार साहब को, उसका फिर बेंच भी फायज़ ईसा की सरबराही में बना था। इसी तरह दीगर मिसालें हैं। तो इस वजह से वो ये चाहते हैं कि ये जजेस साथ बैठें। लेकिन अब जो एतराज़ आया है, ये आप जो बात कर रहे हैं वो आप उसको एक दफ़ा कर रहे हैं। मैं उस बात के ऊपर आने से पहले एक चीज़ और जिसको आप समझें, यानी कि मुझे तो यही लगता है, मैं क्योंकि कोर्ट को बाकायदा जाकर रेगुलर बेसिस पे कवर नहीं करता, लेकिन जब वो मेंटेनेबिलिटी की बात करते हैं कि अभी तो जनाब ये होना है और फिर फारूक शनाइक कहते हैं फिर तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात होनी है, ये काबिल समाअत भी है, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब एक सादा सा, सिंपल सा, आसान सा सवाल है। पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान जिसके ज़रिए, जिसके तहत की रियासत चलाई जाती है, उसमें दर्ज है कि नॉट लेटर देन 90 डेज़, 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना लाजमी है। तो उसके बाद क्या बात रह जाती है कि क्या पाकिस्तान की जो आला तरीन अदलिया है, अदालत है, वो देखती रहे, इंतज़ार करे, ये वायलेट हो जाएगा उसके बाद हम कुछ करेंगे? तो मेंटेनेबिलिटी के हवाले से बात करना क्या डिलेइंग टैक्टिक है या ये कोई रिक्वायरमेंट है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये डिलेइंग टैक्टिक है ऑन बिहाफ ऑफ द PDM और जो आपकी गवर्नमेंट है इस टाइम पे। इवन इस्टेब्लिशमेंट भी बैकडोर पे, उन लोगों का भी दिल नहीं है। एक नज़र आ रहा है ना चीज़ आपको सामने वाज़ेह हो रही है कि इंतखाबात नहीं चाहते बहुत से लोग, जिनमें गवर्नमेंट सबसे मेन है। और उसके लिए जो आज फारूक शनाइक साहब ने जो वहाँ पर एक, हमारी नज़र में ये कोई एतराज़ नहीं है। आप भी ये बात कर रहे हैं, जो आप कोर्ट कवर नहीं भी करते, और आप भी ये बात समझ रहे हैं कि जो एतराज़ उठाया गया ये एतराज़ नहीं बनता। मैं एतराज़ पढ़ देता हूँ। मैं आपको ज़रा क्विकली जो है वो पहले 3 पॉइंट्स थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ और चौथे को मैं ज़रूर पढ़ूँगा, क्योंकि चौथा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मेन जो जिसमें कोट अनकोट बातें लिखी हुई हैं, जो मंसूब हैं उन 2 जजेस से, जिन जजेस के ऊपर एतराज़ उठाया गया है, जब आप उसको सुनते हैं तो फिर आप, यानी मेरे जैसा बंदा, मैं तो इतना कोई ज़्यादा आइन कानून को नहीं समझता, लेकिन मैं तो सर पकड़ के बैठ गया अगर ये एतराज़ है तो ये एतराज़ बनता कैसे है। अब ये गुफ्तगू जो है, ये वो नोट है जो कि जस्टिस मंदोखेल की जानिब से दिया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर या जिसकी रिप्रोडक्शन आपको नज़र आती है उस एतराज़ में, जो कि 3 जमातों की तरफ से दिया गया। इस नोट में मंदोखेल साहब चीफ जो जस्टिस हैं वो ये कहते हैं कि ये 22 तारीख को दिया था उन्होंने, 22 फरवरी 2023 कि गुज़श्ता रात मुझे एक फ़ाइल मिली चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सो मोटो नोटिस लिया गया है। उस ऑर्डर की बुनियाद पर जो कि पास किया गया ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर एजाजुल एहसन और ऑनरेबल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की तरफ से, इन कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है, नंबर वो फिर आगे नंबर लिखा हुआ है, जिसको फ़ाइल किया गया था ग़ुलाम महमूद डोगर की जानिब से अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड 24/11/2022, जो कि फ़ेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल की जानिब से जारी किया गया था, उनके ट्रांसफ़र से मुतल्लिक। अच्छा, ये कहानी सबको मालूम है। और उसमें जो आबिद एस ज़ुबैरी हैं वो काउंसिल के तौर पर अपेयर हुए थे ग़ुलाम महमूद डोगर के। दूसरे नुक्ते में उन्होंने ये कहा कि जो पिटीशन है ग़ुलाम महमूद डोगर की, वो पेंडिंग थी 16/2/2023 को, और लर्नड मेंबर्स ऑफ द बेंच उन्होंने बुला लिया, जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, उन्होंने बुला लिया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप आ जाएं अदालत। जब वो अदालत आए, वो पार्टी भी नहीं थे इस पटिशन में, उनसे जो है वो ये सवाल किया गया कि प्रोविंशियल असम्बली के पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस जो हैं वो कब होंगे, और उसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपना कोई जवाब जो है वो भी दिया। तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने इस मामले के ऊपर ये मुनासिब समझा कि इस मामले को ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस के पास भेज दिया जाए कि आप इस पर मोटो नोटिस ले लें, और मैटर जो है वो इलेक्शंस से पर्टेनिंग नहीं था, जो पटिशन वो सुन रहे थे, जो मामला था ग़ुलाम डोगर साहब की ट्रांसफ़र का। अब इसके बाद आते हैं वो तीसरे पॉइंट पे। वो कहते हैं कि ये एक बहुत नोटवर्दी बात है कि 3 ऑडियोज़ ज़ेरे गर्दिश हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने ऑडियोज़ का तस्करा किया, उन्होंने कहा 3 ऑडियोज़ ज़ेरे गर्दिश हैं। एक रिकॉर्डिंग में जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं, काउंसिल हैं ज़ुबैरी साहब, वो गुफ्तगू करते हुए सुनाई देते हैं साबिक चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब से पेंडिंग केसेस के मुतल्लिक डोगर साहब के। और वो कहते हैं, मंदोखेल साहब कहते हैं, मेरी नज़र में ये नुक्ता बहुत संजीदा है। अब आ जाते हैं उस चौथे नुक्ते पे, जो दरअसल उन्होंने एतराज़ उठाया है, जिस बुनियाद पे एतराज़ उठाया। वो यहाँ पर लिखते हैं, मैं अंग्रेज़ी में भी आपको सुना देता हूँ कि तो बिसाइड्स द लर्नड जजेस हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड देयर ओपिनियन by stating that elections
quote unquote, are required to be held within 90 days, and that there was imminent danger of violation of the constitution. अब ये जो दो जुमले हैं जिनको मंदोखेल साहब ने कहा, ये उनका ओपिनियन है कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन में कराना आईनी ज़रूरत है। ये ओपिनियन कैसे है? मुझे, यानी कि मैं अपनी नाक़िस राय में मुझे ये समझ आती है कि ये राय नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। क्या ये आइन में दर्ज नहीं है? अगर आइन में दर्ज किसी बात को आप मैंने दोहरा दें तो उसे आप मेरी राय कह सकते हैं। क्या आप कहते हैं कि इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा? अगर ये मैं कह दूं, ये दोहरा दूं, तो ये मेरी राय नहीं है, ये आइन में दर्ज एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जो कि दोहराई गई दोनों जजेस की तरफ से। फिर आगे उसमें जो कहा गया कि और इस वक्त एक इमिनेंट ख़तरा मौजूद है आइन की वायलेशन का, आइन से इनहराफ का। ये भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि अगर 90 दिन गुजर जाएंगे तो आइन वायलेट हो जाएगा। नॉट लेटर देन 90 डेज़ का जो हिंसा है, जो गुफ्तगू है, वो दर्ज है आईने पाकिस्तान में। इस बात को बुनियाद बनाते हुए फिर आगे मंदोखेल साहब ने लिखा कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनका इज़्ज़त मलहूज़ खातिर रखते हुए ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने मेंशन किए हैं कुछ पॉइंट्स लर्नड जजेस के, और mentioned by the two learned judges, and has also expressed his opinion, कि अपना ओपिनियन भी दिया है। Such definite opinions have decided this matter and done so without taking into consideration Article 10A of the Constitution, कि इसमें आर्टिकल 10A जो है उसका ख्याल ही नहीं रखा गया। Thus in these circumstances it was not appropriate to refer to the matter to Honorable Chief Justice for taking so moto notice। बाकी चीज़ें आपके इल्म में है। ये जो पॉइंट नंबर 4 है जो एतराज़ बेसिकली उठाया गया, और उसी एतराज़ की बुनियाद के ऊपर ये बात जो है वो तीनों जमातों की तरफ से की गई, इस पे आप क्या समझते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को ओपिनियन कैसे करार दिया जा सकता? अच्छा, लेट्स सपोज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं भी हैं, ओपिनियन भी है। ये एक तारीख है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जब भी कोई जज अज खुद नोटिस लेने के लिए या मामले पर आप कह सकते हैं सो मोटो के लिए एक नोट भेजता है, चाहे वो चीफ़ जस्टिस हों, वो ख़ुद अगर किसी मामले के ऊपर नोटिस लेना चाहें अपना एक नोट तहरीर करते हैं, उसके अलावा कोई दीगर जजेस हैं जिनके पास इंतज़ामी इख्तियार नहीं है और चीफ़ जस्टिस को वो नोट भेजते हैं, तो वो टू सम एक्सटेंट अपनी ओपिनियन फार्म करते हैं। उसके बाद ही वो नोट भेजते हैं कि मुझे ये लगता है कि यहाँ पर यह गलत हो रहा है, आपको इस पर नोटिस लेना चाहिए। अगर आप इसके वर्दी समझते हैं तो चीफ जस्टिस उस पर नोटिस लेते हैं और उसी जज को उस बेंच में शामिल करते हैं। एग्जाम्पल आप दे चुके हैं, वो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। तो इस लिहाज से तो ये बात जो है वो इसकी नफ़ी यहाँ पर ही हो जाती है कि वो एतराज़ जो है वो इस हद तक नहीं बनता। इन्होंने जो एतराज़ किया है वो आज खुद नोटिस लेने के तरीक़ाकार के ऊपर, और इसकी पीछे जो उन्होंने एक तमहीद बांधी है जो मुझे समझ आ रही है, शायद वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाए या वो मुबहम उनकी सोच है कि उनका बुनियादी तौर पर नुक्ता वो क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे थे इनको कि आप लोगों के पास मुकदमा था डोगर साहब के उस तबादले का या उनके ट्रांसफ़र का, और आप उसमें इलेक्शन कमीशन को तलब कर रहे हैं और उससे तारीख मांग रहे हैं इंतखाबात की, जो गैर मुनासिब था, जिसको हम भी समझते हैं गैर मुनासिब था। और यहाँ पर आकर उस बुनियाद पर उन्होंने जो आज खुद नोटिस का नोट लिखा है, इस वजह से ये उसको कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर अब जो हुकूमत ने इसी नोट को जवाज़ बनाकर जो उसको इसके ऊपर एतराज़ इन जजेस पे उठाया है, इसकी कोई वैसियत नज़र नहीं आ रही मेरी। अब तक ये मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचा, इस पॉइंट तक पहुँचा, और ज़ाहिर है कि एक ऑनगोइंग केस है और इसमें मज़ीद आगे क्या होता है। लेकिन अदील सरफराज साहब जो हैं उन्होंने आज मुझे करेक्ट किया, उन्होंने कहा मामला लटकने नहीं जा रहा, मामला लटक गया है। और वो मामला जिसको आईने पाकिस्तान पे अमल दरामद के हवाले से कि किसने, एक आसान सी बात है कि क्या सदर पाकिस्तान ने तारीख़ देनी है, कि गवर्नर पंजाब ने और खैबर पख्तूनख्वा ने देनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है, और फिर जिसने देनी है भाई वो तारीख़ दे और उस पर इंतखाबात हों। मुल्क जिस हिजान का शिकार है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, वो किसी जानिब तो जाए। ये स्टैंड स्टिल की सिचुएशन कब तक जारी रह सकती है, और फिर जो ऑर्डर है वो जारी नहीं होता, और उस ऑर्डर के हवाले नहीं, वो जो मैंने आपसे बात की ना लटक गया, वो बेसिकली इन्होंने बात की, चीफ जस्टिस ने कहा चलें आपने एतराज़ उठा दिया, बात आपकी समझ आ गई, हम मंडे को इस मुकदमे का आगाज़ करेंगे इसके काबिल समात होने से, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर आप कितने दिन गुजार देंगे? नहीं, उससे पहले आ जाए ना। फारूक एश नायक ने चीफ जस्टिस को स्नब किया, रोका उनको, स्नब नहीं किया, रोका, उनको इंटरप्ट किया और उनसे कहा कि जज साहब मेंटेनेबिलिटी पे आने से पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, और उससे पहले
2 फाजिल जजेस जो हैं ये रिक्यूज़ करेंगे। तो मामला जो है ना वो तो मेंटेनेबिलिटी पे भी काफी बाद में आएगा। जो उनका अपना अच्छा लटकाना कैसे। आपकी वीडियो तवील हो रही है, जो एंडिंग है वो मुझे बड़ी आज ड्रामाई लगी है, वो मैं अगर आप इजाज़त दें तो करना चाहूँगा। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर इनको कहा है कि आई जस्ट मेक ऑब्जर्वेशन एंड लीव इट फॉर यू टू कंसिडर इट। उन्होंने कहा कि मैं एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ और आप लोगों के सामने छोड़ के जाता हूँ, आप उसको कंसिडर करें। और उन्होंने कहा कि उन्होंने फहरिस्त बनाई। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को एक 2 रुकनी बेंच जो है वो नोट भेजता है, 22 फरवरी को आज खुद नोटिस लिया जाता है, और उससे पहले जो आज खुद नोटिस लिया जाता है 2 बड़ी सिग्निफिकेंट आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर होती हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2 बड़े सिग्निफिकेंट इवेंट जो है वो होते हैं। वो इवेंट क्या है? सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो सदर मुमलिकत हैं वो 20 तारीख को इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अहम नौयत की दरख्वास्त आती है कस्टोडियंस ऑफ 2 प्रोविंशियल असेंबली जो स्पीकर्स हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो सो मोटो है ये रिफ्लेक्ट करता है जो अफर्मेशन है उसकी इम्पोर्टेंस की, जो पिटिशंस हैं उनकी। उसके बाद वो आखिर में आते हैं, कहते हैं जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं हमेशा ये होता आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, इंसाफ मांगते हैं। इस दफ़ा पहली बार ऐसा हुआ है कि आईने पाकिस्तान खुद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़ा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है। जेंटलमैन, अब हम पीर के रोज़ 11 बजे मिलेंगे और बेंच उठ जाता है। जनाब, बेंच उठ जाता है, बेंच दोबारा बैठेगा, क्या करेगा, इस हवाले से भी ज़ाहिर है कि मामला चलता रहेगा और जो सियासी गहमा गहमी है उस पर बात होती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और अदील सरफराज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।